नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और इस खबर के पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि ईरान ने यूएई के ऊपर इस कदर अटैक क्यों किए थे। इस खबर का हेडिंग पहले पढ़ देता हूं। यह खबर कहती है, यूएई सीक्रेट रोल इन द वॉर इन्वॉल्व डजन्स ऑफ स्ट्राइक इन ईरान। यानी यूएई ने सीक्रेट तौर पर, जो सीक्रेट रोल था इस जंग में जिसको उसने खुल के नहीं बताया, उसके तहत उसने ईरान के ऊपर दर्जनों स्ट्राइक की थी। यह खबर यह बता रही है कि यूएई पहले दिन से इस जंग में शामिल था, इस पूरे जंग का हिस्सा था। यह जो जंग थी यह केवल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की नहीं थी। अमेरिका, इजराइल और यूएई तीनों इस जंग में शामिल थे और कोई बाद में नहीं शामिल हुए। पहले ही दिन से शामिल था यूनाइटेड अरब अमीरात्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो ये लगातार कह रहा है कि उसके ऊपर ईरान ने बिना उकसावे के हमला किया, उसने तो ईरान के ऊपर कोई हमला किया ही नहीं, लेकिन ईरान ने उसके ऊपर दुनिया भर के हमले किए, वो झूठ बोल रहा है। पहले दिन से ये जो पूरा वार की प्लानिंग थी, जिस तरह से खामनेई साहब को शहीद करना था, जिस तरह से मीनाब पर हमला हुआ और जिस तरह से पहले दिन से ही ईरान के ऊपर हमला हुआ, यूएई को इन सब की खबर थी। यूएई इसका हिस्सा था और यूएई ने पहले दिन से ही ईरान के ऊपर अटैक किया। यह खबर मैं नहीं दे रहा, यह खबर अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल दे रहा है। और यह तो आप जानते ही हैं कि चलती जंग के बीच में नेतन्याहू और मोसाद का जो लीडर है बर्निया, मोसाद का जो हेड है बर्निया, डेविड बर्निया, ये लोग चलती जंग के बीच में पहुंचे थे यूएई में, और बाकी सब जो है उस पर तो डिटेल में बात हो ही चुकी है। तो अब एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये जो जंग चल रही थी, इस जंग में अकेले अमेरिका और इजराइल शामिल नहीं थे, यूएई भी शामिल था। ये बात अब खुल के आ गई है, इसलिए ये सवाल अब नहीं उठना चाहिए कि ईरान यूएई के ऊपर अटैक क्यों कर रहा था। जाहिर है जब यूएई उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो पलटकर ईरान ने भी यूएई के ऊपर अटैक किए। इसके बावजूद आप अगर देखेंगे तो यूएई के जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उन इलाकों पर बिल्कुल हमले नहीं हुए। इस बात के लिए ईरान की तारीफ की जानी चाहिए। उधर कल अमेरिका से खबर आई और वायरल हो गई, लोग खुशियां मनाने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक मीटिंग करने वाला है और वो मीटिंग करने के बाद ईरान के साथ समझौते का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस मीटिंग की बात जिस ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने की थी, मैंने उसको देखा था, बहुत गौर से पढ़ा था और उसके बाद मैंने ट्विटर पर लिखा था कि यह समझौते की बात तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें दो शर्तें ऐसी हैं जिन शर्तों को ईरान किसी भी हालत में नहीं मानेगा। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अपनी तरफ से नाकाबंदी हटा रहा है और ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो गया है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले जैसी कंडीशन में आ जाएगा, वहां से सारी जहाजें आराम से गुजर जाएंगी। दूसरी बात उसने कही थी कि न्यूक्लियर डस्ट यानी एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका जाएगा, आईएईए के सहायता से बाकायदा पहाड़ों में खुदाई करेगा, वहां से निकालेगा और निकाल कर वापस ले जाएगा। इस बात पर ईरान राजी हो गया है और साथ में ईरान इस बात पर भी राजी हो गया है कि एक कौड़ी उसको अमेरिका से नहीं मिलेगी, उसका जो फ्रोजन एसेट है वो भी अमेरिका से उसको नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, अगर जरा भी दिमाग हो तो कोई समझ सकता है कि ये जो पूरा नाटक है, ये ट्रुथ सोशल की जो पोस्ट है, वो अमेरिका की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए की गई है। ये कभी सच हो ही नहीं सकती। उस ट्रुथ सोशल पोस्ट के सच होने का मानी ये था कि ईरान घुटनों पर आकर माफी मांग रहा है। उसके सच होने का मानी यह था कि ईरान ने हार मान ली है। यह बयान आया और इस बयान के थोड़ी देर बाद ही ईरान ने बहुत साफ कह दिया कि ट्रंप झूठ और सच को मिला रहा है। यहां तक तो सच है कि समझौते की बात काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन यह कतई सच नहीं है कि होर्मुज के ऊपर से ईरान ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है या फिर एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को ले जाने के लिए कह दिया है या फिर उसका जो पैसा दबाकर अमेरिका ने रखा है उससे एक कौड़ी मिले बिना ईरान समझौते के लिए तैयार हो गया है। कालीबाफ साहब का एक बयान आया। कालीबाफ साहब ने कहा कि ये जो बातचीत चल रही है, ये जो सहूलतें हम हासिल कर रहे हैं, ये मिसाइल के दम पर कर रहे हैं, बातचीत के दम पर नहीं कर रहे हैं। मानिए
कि हमने मिडिल ईस्ट में और इजराइल में और अमेरिका को जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान की वजह से आज अमेरिका झुक रहा है और समझौता कर रहा है। वो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। और सच यही है, अगर गजा की तरह यहां भी चलती नेतन्याहू की तो अब तक ईरान को साफ कर दिया गया होता। चली नहीं, लगातार पलट के हमले होते रहे। इजराइल में भी भारी तबाही मची, मिडिल ईस्ट में तबाही मची। अभी हाल में जब बंदर अब्बास पर अमेरिका ने अटैक किया था, वहां पर कुछ जगहों को नुकसान पहुंचाया था, तो आपने देखा था कि बिना वक्त गंवाए ईरान ने पलट के अटैक किया और अटैक करके कुवैत में जहां से वो हमला हुआ था, अमेरिकन बेस को निशाना बनाया। ईरान वाले मसले पर कुछ और बात करूंगा, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर मैं आऊंगा, लेकिन एक खबर जो अल अक्सा से आई है, जिस पर मैंने पहले भी बात किया था, अब उस खबर को लेकर काफी डिटेल आए हैं और वो खबर काफी चिंता का विषय होना चाहिए। अल अक्सा मस्जिद के बारे में आप जानते हैं, मुझे आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं। अल अक्सा मस्जिद के जो कस्टोडियन हैं वो जॉर्डन के शाह हैं। जॉर्डन के शाह इसके कस्टोडियन हैं और वो मस्जिद के रूप में डिफाइंड है और लीगली सिर्फ मुसलमान वहां जाकर इबादत कर सकता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों में इजराइल ने लगातार कोशिश की है कि उसकी बेहुरमती की जाए, मस्जिद की बेहुरमती की जाए, दुनिया के सामने यह साबित किया जाए कि यह इलाका यहूदियों का है। एरियल शेरोन का नाम आपने सुना होगा, काफी पहले, मुझे लगता है 15-20 साल पहले, पहली बार वो हजारेक लोगों को लेकर वहां पर घुस गए थे और वहां पर यहूदी तरीके से इबादत की थी। उसके बाद बेन ग्वेर और जाने कितने हैं जो बार बार उसके अंदर घुसते रहते हैं और बार बार ये क्लेम करते रहते हैं कि अल अक्सा जो है वो मस्जिद नहीं है बल्कि यहूदी इबादत की जगह है। यहां तक तो आप जानते हैं ये लगातार चल रहा है। खबर यह आई थी कि जारेड कुशनर और स्टीव विटकाफ प्लान ऐसा बना रहे हैं कि जॉर्डन के शाह से जो कस्टोडियनशिप है अल अक्सा मस्जिद की, उसको छीन लिया जाए, यानी जॉर्डन के शाह को इससे किनारे कर दिया जाए। कोई मुस्लिम शाह इसका कस्टोडियन ना हो, इसका कस्टोडियन बन जाए इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका का इसके ऊपर अधिकार हो जाए, रियल एस्टेट की तरह इसको डेवलप किया जाए और जो अल अक्सा मस्जिद है, कॉम्प्लेक्स को तो रियल एस्टेट की तरह आप जानते हैं, जारेड कुशनर ट्रंप का दामाद है, रियल एस्टेट बिजनेस है, वो गजा में भी रियल एस्टेट चाहता है, ईरान में भी रियल एस्टेट चाहता है, सऊदी में भी चाहता है, अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में भी चाहता है। कंपाउंड काफी बड़ा है और मस्जिद को मल्टी फेथ घोषित करने का मामला है, यानी वो केवल मुसलमानों की जगह नहीं रह जाएगी, वो केवल मस्जिद नहीं रह जाएगी, वो एक ऐसी जगह रह जाएगी जहां यहूदियों को भी इबादत करने का लीगल राइट होगा, कानूनी हक होगा। इसका मतलब यह होगा कि अल अक्सा मस्जिद की जो पूरी हिस्ट्री है और अल अक्सा मस्जिद का जो पूरा इंपॉर्टेंस है वो खत्म कर दिया जाएगा। वो एक ऐसा इलाका बनेगा जहां यहूदी भी इबादत कर सके। शुरुआत यहां से होगी कि यहूदी भी इबादत कर सकेंगे और मुसलमानों को भी, अरबों को भी कुछ दिनों तक अलाउ किया जाएगा कि इबादत कर लो। और फिर जैसा इजराइल का नेचर है, पूरी तरह से अरबों को बाहर कर दिया जाएगा और अल अक्सा मस्जिद को बदल के एक यहूदी इबादत गाह बना दिया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के अखबार कह रहे हैं कि इस तरह की प्लानिंग चल रही है। मिडिल ईस्ट आई ने बहुत डिटेल में इस खबर को छापा है, इस रिपोर्ट को छापा है। इसका मानी यह होगा कि जॉर्डन के शाह के पास अब बस दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि वो खामोश होकर खुद को अल अक्सा मस्जिद से निकाले जाते हुए और अल अक्सा मस्जिद को एक यहूदी इबादत गाह में बदले जाते हुए देखते रहे। एक तरीका यह है उनके पास। दूसरा तरीका यह है कि इस मामले पर इजराइल से वो टकराएं। जिस आर्टिकल के मैं बात कर रहा हूं वो कहता है कि अगर इस मामले पर वो टकराते हैं इजराइल से, तो बाकी अरब मुल्कों को, बहरीन और यूएई को छोड़ दीजिए, उनसे उम्मीद मत कीजिए, लेकिन जिनका अब्राहम एक्कार्ड नहीं है, खास तौर पर सऊदी अरबिया और बाकी कंट्रीज, इनका फर्ज बन जाएगा कि ये इस जंग में शामिल हों, इस टकराहट में शामिल हों, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है। ये मामला जो है जाहिर तौर पर अरब वर्ल्ड का भी बन जाता है, मुस्लिम वर्ल्ड का भी बन जाता है। तो इस आर्टिकल का कहना है कि अगर जॉर्डन के शाह टकराने की शुरुआत करते हैं तो उनको बहुत सारे एलाइज और समर्थक मिलेंगे। ईरान भी समर्थन करेगा इस बात का कि अल अक्सा मस्जिद का स्टेटस ना बदला जाए।
जाहिर है ये टकराना जो होगा वो ट्रंप से टकराना होगा और नेतन्याहू से टकराना होगा, तो आसान नहीं होगा। मैं अपना सवाल, खबर देना मेरा काम था, खबर मैंने दे दिया। एक सवाल में छोड़ जाता हूं कि क्या एक अल-अक्सा जैसी मस्जिद को एक यहूदी इबादत गाह में बदला जाना पूरा का पूरा जो अरब वर्ल्ड है वो खामोशी से देखता रहेगा? ये सवाल इसलिए है कि नेतन्याहू, आप देखेंगे, लगातार नए नए फ्रंट खोलता रहता है लड़ाई के लिए। किसी ना किसी से उसको टकराना है, लगातार कोई ना कोई लड़ाई जारी रखनी है। आज वाईनेट न्यूज में एक खबर है, चैनल 14 का जो वेबसाइट है उसमें खबर है जो कहता यह है कि 3 फ्रंट लाइन खोली थी नेतन्याहू ने। गजा में खोली थी, लेबनान में खोली थी और ईरान में खोली थी, और इन तीनों में से किसी में भी उसको डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिली है। कोई भी जंग वो अभी तक जीत नहीं पाया है। तीनों जगह वो बुरी तरह से उलझ कर रह गया है। और ये जब आप पढ़ रहे हैं, उसी समय एक और खबर आपको पढ़नी चाहिए। पोलार्ड नाम, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, ये इजराइल का जासूस था, वो अमेरिका में था और अमेरिका में इसको गिरफ्तार किया गया था कि वो अमेरिका में जासूसी कर रहा है इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल ने प्रेशर बनाकर इसको रिहा करवा लिया और रिहा करके अपने यहां ले आया और अब वो आजाद घूमता है और इंटरव्यूज वगैरह देता रहता है। उसका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था। उस इंटरव्यू में उसका कहना था कि इजराइल को ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना चाहिए और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने के बाद अगला निशाना टर्की या इजिप्ट को बनाना चाहिए। यानी मुसलसल वार का जो मामला है कि मुसलसल जंग चलती रहे, एक जंग खत्म हो उसके पहले दूसरी शुरू हो जाए, दूसरी खत्म हो उसके पहले तीसरी शुरू हो जाए। अगर जंग में जीत जैसी हालत ना हो, अगर जीतने की संभावना कोई ना हो, तो सीज फायर कर लो और सीज फायर करने के बाद अगला तो सीज कर जाए, अगला तो लड़ाई बंद कर दे, आप लगातार फायर करते चले जाओ। ये खेल नेतन्याहू लंबे समय से खेल रहा है। आप देखिए गजा में पहले सीज फायर किया, अब वो कह रहा है 70% गजा पर कब्जा करेंगे। लेबनान में सीज फायर किया और लगातार बम गिरा रहा है। ये अलग बात है कि हिजबुल्लाह के पास जो एफपीवी ड्रोन है वो उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। वो इजराइल के अंदर भारी तबाही मचा रहा है। तो इजराइल के पास एक ही काम है, एक ही तरीका उसको पता है, सिविलियन इलाकों पर लगातार हमला करो और शहरी इलाकों पर हमला करके लोगों के घर तोड़ो। ये काम वो लेबनान में कर पा रहा है, इसके आगे नहीं कर पा रहा है। रहा सवाल ईरान का, तो ईरान के मामले में वो लगातार अमेरिका को भड़का रहा है, समझौता किसी भी तरह से टूटे। जो लोग उसकी जबान से बोलते हैं, चाहे वो पीट हेग्सेथ हो या बाकी लोग हो, वो लगातार अब भी जंग की जबान बोल रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने कल सैनिकों के बीच में बयान दिया था और उसके बाद फिर बयान दिया कि अगर ईरान डील में हमारी शर्तें नहीं मानता है तो हम ईरान के ऊपर बमबारी फिर से करेंगे। और शर्तें ऐसी रखी हुई हैं जिनको ईरान किसी भी हालत में नहीं मानेगा। इसीलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सीज फायर हो सकता है, लेकिन ये भी लगातार मानकर चल रहा हूं कि कभी भी हमला भी हो सकता है, सीज फायर की बातचीत टूट भी सकती है, क्योंकि इजराइल ने अपनी पूरी कोशिश की है। तो अब इन सब जंगों के बाद बगल में जो जॉर्डन है उसके साथ एक नई लड़ाई शुरू करने के लिए प्रोवोकेशन का यह काम हो रहा है, जिसमें अल अक्सा मस्जिद का जो लीगल स्टेटस है, जो कानूनी स्टेटस है, उसको बदलकर उस जगह को पहले मल्टीफेथ बनाने की बात है। और मल्टीफेथ के बाद आप जानते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद केवल और केवल यहूदियों की इबादत गाह रह जाएगी। अब मामला डील का कि डील में हो क्या रहा है, डील में क्या हो रहा है, यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। ट्रंप का जो कल का बयान था या बाकी सारी बातें थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात थी। वो अपने समर्थकों को बस ये दिखा रहा था कि हम बहुत मजबूत हैं। यह हो ही नहीं सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कंट्रोल छोड़ दे, अपने इलाके में कहे आइए और हमारा यूरेनियम जो है एनरिच्ड यूरेनियम उसको खोद कर ले जाइए और 1 रुपया हमको मत दीजिए, हम तो जंग खत्म कर देंगे। यह मानने के लिए ईरान कतई तैयार नहीं है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि अंदर अंदर ढेर सारे समझौते हो रहे हों, अंदर अंदर एक समझौते का माहौल बन रहा हो। यह पॉसिबिलिटी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप ने कल के अपने बयान की शुरुआत इस बात से की थी कि अमेरिका नाकाबंदी हटा रहा है। अब आप देखिए, ईरान की पहली शर्त यही थी कि अमेरिका नाकाबंदी को हटाए, तो जाहिर है ईरान की शर्त भी मानना है और साथ में कुछ डायलॉग भी देना है, ताकि लोकल अखबारों में खबर ऐसी छपे, लोकल न्यूज चैनल्स पर खबर ऐसी जाए कि लोगों को लगे वाह, ट्रंप तो बहुत बहादुर है और ईरान के ऊपर जीत हासिल कर रहा है। लेकिन शर्त असल में मानी उसने ईरान की, जब यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हटा रहे हैं।
रहा सवाल पैसों का, तो कहा जा रहा है कि JCPOA जो ओबामा ने किया था उसमें बहुत सारा पैसा ईरान को दे दिया गया। अब वो अगर डायरेक्ट ईरान को पैसा देगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कहा यह जा रहा है कि पिछले दरवाजे से ईरान के पास मुआवजा पहुंचाने की प्लानिंग है, जिसमें अरब मुल्क कुछ मुआवजा देंगे। इसके अलावा कतर के अंदर जो 12 बिलियन से ज्यादा ईरान का फ्रीज किया हुआ है उसको ओपन किया जाएगा और अमेरिका अपने तरीके से मदद या पैसा, मदद तो नहीं चाहिए, मुआवजा पहुंचाएगा ईरान को, यह कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे, पैसा डिफ्रीज बाद में किया जाएगा। लेकिन एक तरफ सैंक्शन हटाने की बात है, दूसरी तरफ खबर यह आती है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक नया सैंक्शन लगा दिया है। जो कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी ईरान को बेचेगा उसको सैंक्शन किया जाएगा। ईरान अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी रशिया और चाइना से लेता है। रशिया और चाइना पहले से ही सैंक्शन है, तो वो क्या सैंक्शन कर पाएगा पता नहीं। लेकिन वही मैंने कहा, ऑप्टिक्स बनाने के लिए, खबर बनाने के लिए इस तरह की खबरें लगातार चलाई जाती। ट्रंप कहते हैं कि ईरानियंस आर वेरी गुड निगोशिएटर्स बट यूएस हैज ऑल द कार्ड्स। यूएस के पास कोई कार्ड नहीं है, ना तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं और ना ही ईरान को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं और ना ही ईरान के कोऑपरेशन के बिना वो न्यूक्लियर डस्ट, जिसको कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, वो ले सकते हैं। ईरान ने जो ऑप्शन दिए हैं, मुझे लगता है कजाकिस्तान का भी नाम आया है कि वो ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो रखने के लिए तैयार है। रशिया तैयार है, चाइना तैयार है। ईरान बस इतना कर सकता है कि एनरिच्ड यूरेनियम इनमें से किसी दोस्त मुल्क को दे दे और ये वादा कर ले कि अगले 10-15 साल तक हम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। इतना ही कर सकता है और इसको ट्रंप अपनी जीत की तरह दिखा सकता है कि देखो, ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। यह भी है कि इन सब के बावजूद ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। यह अब एक मुश्किल काम है। पहले तो वो नहीं बनाने वाला था, खामनेई साहब का फतवा था और ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाना था। लेकिन जितना कुछ हुआ है उसके बाद ईरान के अंदर यह बहस फिर से शुरू हो गई है कि आज हमारे पास न्यूक्लियर बम होता तो इस तरह के हमले की हिम्मत नहीं कर पाता ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका। और हो सकता है कि जो नई लीडरशिप आए वो आगे न्यूक्लियर बम बनाने का फैसला ले। तो जैसा मैं कहता हूं कि इस पूरी जंग में ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की जो पहले खुली हुई थी और उस न्यूक्लियर बम को बनने से रोकने की जो ईरान को बनाना ही नहीं था। तो जीत किसकी है, हार किसकी है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि समझौते का जो मामला है वो 60% है और दोबारा जंग शुरू होने का मामला 40% है। समझौते की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जब ट्रंप जैसा आदमी इन्वॉल्व हो जो एप्स्टीन क्लास से बिलोंग करता हो और जब एप्स्टीन क्लास की सारी डिटेल्स नेतन्याहू जैसे आदमी के पास हों, तो कल क्या होगा ये कह पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए जो होगा, जैसा होगा, मैं लगातार रिपोर्ट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।